नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां गोंडा में ब्रजभूषण सिंह के घर पुलिस पहुंच गई है। ब्रजभूषण सिंह के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों के बयान दर्ज किए, जिस मामले में अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो लोगों के नाम, पते और पहचान जुटाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो बड़ी खबर ये कि भूषण के खिलाफ आरोपों को वापस लिया। इधर यौन उत्पीड़न के आरोपों को वापस ले लिया गया है। 1 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज हुआ था मामला। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज कराए थे बयान। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है। इस वक्त आपको बता रहे हैं गोंडा में ब्रजभूषण के घर पर जो दिल्ली पुलिस है वो पहुंची है। जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, मामले में अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ अभिनव पांडे हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। अभिनव, इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, जरा जानकारी दीजिए अभिनव। देखिए, जैसा कि दबाव बन रहा था और लगातार पॉस्को एक्ट के तहत जब ब्रजभूषण सिंह पर जो मुकदमा था उसके तहत जो जांच चल रही है, उस जांच के तहत दिल्ली पुलिस जो है परसों देर रात आज पहुंची गोंडा और वहां पर कल बाकायदे पूरे दिन उसने पूछताछ की है। 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। जो ड्राइवर है उनका, जो उनका नौकर है, इसके अलावा उनके साथ जो लोग रहते हैं उन लोगों से बाकायदे पूछताछ की गई है। पूछताछ करने के बाद जो है उसने रिपोर्ट वहां से ले ली है। सबके बयान दर्ज कर लिए गए हैं, ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उसके बाद कल देर रात 11 बजे पुलिस जो है वो दिल्ली रवाना हो गई है। अच्छा, चलिए, इस मामले में रवानगी हुई है, लेकिन इसके अलावा क्या लग रहा है, गोंडा पुलिस जब गोंडा पहुंची दिल्ली पुलिस, वहां से क्या कुछ जांच पड़ताल की जाएगी? इसके आधार पर कुछ और जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जांच जो हो रही है, जिसके तहत जांच चल रही है पॉस्को एक्ट के तहत, तो उस पर जो है गिरफ्तारी से पहले जो जांच का बिंदु है, उस बिंदु को हर तरह से पहलू से जो भी आरोप लगाए गए थे उस आरोप के तहत हर पहलू को खंगाला जा रहा है। जो कि जिस डेट पर था, जैसे कि बताया गया था कि उसमें वो ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से आए थे, तो गाड़ी में जो ड्राइवर है वो ड्राइवर से पूछताछ की आखिर उस तारीख को वो कहाँ पर थे, कहाँ मौजूद थे। ये तमाम ऐसे पहलू है जो भी पुलिस ने जो है बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ साथ ब्रजभूषण सिंह के जो पीए है उससे पूछताछ हुई है, जो उनके साथ उनका खानसामा है उससे पूछताछ हुई है। इसके अलावा जो और भी जो ड्राइवर है, क्योंकि वहां पे एक ड्राइवरों की पूरी फौज एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण के पास कम से कम 25 से 30 गाड़ियां हैं। तो ऐसे में ड्राइवरों की भी बहुत बड़ी संख्या है। उसमें जो है जो ड्राइवर उनके साथ हमेशा रहता है या फ्लीट में जो ड्राइवर रहते हैं उससे भी अभिनव, हम कह सकते हैं कि अब दिल्ली पुलिस जो है बारीकी से जांच पड़ताल में जुट चुकी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल तस्वीरें आपको बताएंगे हम कुछ ही देर में, जिसमें गोंडा किस तरीके से पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस। और इस बीच ये बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से हालांकि बड़ी खबर है, जहां ब्रजभूषण के खिलाफ जो आरोप है उनको वापस लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। यौन उत्पीड़न के आरोपों को वापस लिया गया। 1 जून से पटियाला हाउस कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। तो फिलहाल आपको बता दें कि एफआईआर में बहुत चीजें सामने आई थी और यौन उत्पीड़न के जो आरोप हैं उसे वापस लिया गया है। 1 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। तो 12 लोगों के बयान दर्ज हुए थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये बयान दर्ज कराए थे। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि अब जो बातें कही गई थी, जो आरोप लगाए गए थे, उन तमाम आरोपों को वापस लिया गया है। तमाम जानकारी के साथ मनीषा डिंडोरिया हमारी संवाददाता इस वक्त बनी हुई है। मनीषा, देखिए, इस पूरे मामले में कई उतार चढ़ाव अब देखने को मिल रहे हैं। पहले मामला दर्ज होता है, उसके बाद अब वापस ले आता है। कल का भी पूरा घटनाक्रम, पूरी बड़ी खबर जो रही वो पहलवानों के नाम पे रही। अब आप जो अभी अपडेट आ रही है वो क्या कुछ है? दीपिका, देखिए, अभी अभी खबर है कि जो नाबालिग लड़की का नाम आ रहा था सामने, जिन्होंने मजिस्ट्रेट में एफआईआर दर्ज करवाई थी और यौन शोषण का आरोप लगाया था ब्रजभूषण सिंह पर, उस नाबालिग ने अपनी जो एफआईआर है उसको वापस ले लिया। आरोप उसने वापस ले लिया है और कहा जा रहा है कि ये जो आरोप वापस लिया है ये अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद ही उन्होंने लिया है। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी बयान आया था कि जिस नाबालिग ने अभी अपना आरोप वापस लिया है उसी
उसी नाबालिग के बारे में ये कहा जा रहा था कि डॉक्यूमेंट्स में उसकी जो उम्र है 2 साल ज़्यादा दिखा रही है, जबकि उसने FIR करवाया था तो उसमें 2 साल उम्र कम बताई गई थी। तो यहाँ पर भी एक फर्जीवाड़ा सामने आया था पहलवानों की तरफ से, और 7 महिला पहलवान जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसमें से एक नाबालिग लड़की थी और अब उसने भी अपना आरोप वापस ले लिया है। और देखिए, इस पर साक्षी मलिक भी कल लगातार बोल रही थी, जब क्योंकि उन्होंने रेलवे में अपनी नौकरी में वापसी की थी, उसके बाद भी वो कह रही थी सत्याग्रह जारी रहेगा। और फिर उसके बाद विनेश फोगाट का एक ट्वीट आया था जिसमें वो मीडिया ही प्रहार करती हुई नजर आई और बोल रही थी कि मीडिया डर रही है, हमारी खबरें नहीं चला रही है और हमें गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के बयान जो है विनेश फोगाट के द्वारा किए गए थे। और साथ ही साक्षी मलिक ने भी ये कहा था कि किसी भी नाबालिग ने FIR वापस नहीं ली है तो ये गलत खबरें मीडिया चला रही है। लेकिन अभी जो खबर है वो यही है सूत्रों के हवाले से कि नाबालिग ने अपनी FIR वापस ले ली है। तो साक्षी मलिक यहाँ पर मीडिया पर ब्लेम करने में लगी हुई है। कल भी वो यही कह रही थी कि मीडिया गलत खबरें ना चलाए। तो इस तरीके की जो गलत चीजें हैं वो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दोनों की तरफ से ट्वीट करके किया गया था। और अभी देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी जिस तरीके से कार्रवाई तेज हो रही है, दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची है, यूपी आवास पर गोंडा में, और वहां पर अब बयान दर्ज किए जा रहे हैं उनके परिवारजनों के। समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि दिल्ली पुलिस पहुंची है गोंडा, यहाँ पर अब तफ्तीश में जुट गई है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जो नाबालिग से 1 जून को जो मामला हुआ था, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए थे, जो गवाही दी थी, अब उसे वापस लिया गया है। पॉक्सो का मामला बहुत गंभीर हो चलता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या लगता है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ अब दिख रहा है। या तो बचेंगे या तो फंसेंगे, क्योंकि फंस रहे थे। मीटिंग हुई अमित शाह के बाद, तब साक्षी ने वापस नौकरी पर लौट आई, मामला भी वापस ले लिया गया। अब ये जो आंदोलन की दिशा है वो कहां जाती दिखाई पड़ती है? देखिए, जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना दीपिका, तो पहलवान बहुत कॉन्फिडेंट थे और पहलवान मीडिया के आगे आने में भी बहुत ज़्यादा झेप रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम कुछ भी गलत सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, हमें सिर्फ ब्रजभूषण शरण की पहले उन्होंने इस्तीफे की मांग की थी कि हमें इस्तीफा चाहिए, फिर उसके बाद वो गिरफ्तारी की मांग करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है, उन्होंने FIR दर्ज कराई है। फिर उसमें देखा जाए अनीशा, अभी तक वो वजहें सामने नहीं आई हैं जिसकी वजह से ये FIR वापस ली गई है। आगे भी आपसे इस बाबत जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर पर 9 जून को प्रदर्शन नहीं करेंगे किसानों ने भी अपना प्रदर्शन रद्द कर दिया। पहलवानों के समर्थन में किसान ये प्रदर्शन करने वाले थे। तो आपको याद होगा किस तरीके से किसान सामने आ गए थे, किसान नेता सामने आए थे। राकेश टिकैत ने किस तरीके से भरोसा दिलाया था तमाम रेसलर्स को। हरिद्वार भी पहुंचे थे, जब प्रवाहित किया जा रहा था कहीं ना कहीं मेडल्स को, उसको रोका गया था, प्रदर्शन की बात की गई थी। तो फिलहाल अली शरर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अली, जरा देखिए इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, ब्रजभूषण को लेकर जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, अब कहीं ना कहीं सब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। साक्षी बैकफुट पर आ गई। जो FIR दर्ज की गई थी नाबालिग के द्वारा, अभी जो खबर मिल रही थी वो ये कि नाबालिग ने भी अपना जो केस है वो वापस ले लिया। अब ये कहा जा रहा है किसान जो कि प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत बड़े आंदोलन की बात कही जा रही थी, उन्हें भी वापस ले लिया गया। क्या जानकारी आपके पास अली? देखिए दीपिका, 9 तारीख को, आने वाले 9 तारीख में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा था किसानों की ओर से दिल्ली की जंतर मंतर पे, जो कि किसान नेताओं ने रद्द कर दिया। साफ तौर पर किसान नेताओं को ये कहना है कि पहलवानों की तरफ से कोई खास जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो अभी 2 दिन से चर्चा चल रही है कि पूरे जो प्रदर्शन को वापस ले लिया गया है और अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए जो प्रदर्शनकारी पहलवान थे। इसी को लेते हुए जो भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो या चाहे वो धर्मेंद्र हो, तमाम बड़े नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि जो 9 तारीख में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होना था उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया। चलिए, अब कहीं ना कहीं ये कहा जाए, चूंकि खुद ही इस पूरे आंदोलन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और पूरा आंदोलन कैसे धीरे धीरे यूं कहें कि सियासी रंग ले रहा था। राकेश टिकैत सामने गए थे, इसी के साथ साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को भी आपने देखा और देखिए तस्वीरें भी देखी थी, हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से वो तस्वीरें भी अली हमने साफ तौर पे देखी थी सामने, कि यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे थे और सर पे हाथ रखकर ये बोला था कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अब यहाँ से ऐसी क्या वजह सामने आ गई कि यहाँ से रेसलर्स की ओर से क्यों इंटरेस्ट कम कर दिया गया? देखिए दीपिका, अब से 2 दिन पहले जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है,
पहलवानों की, उसको लेकर के लोग आकलन लगा रहे हैं। हालांकि इस पर पूरे मामले पर जो साक्षी है पहलवान, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, फिलहाल हम अपनी वापस से ड्यूटी पर आ गए। तो उसी को लेकर आकलन लगाया जा रहा है कि क्या कुछ, क्योंकि जो आश्वासन दिया था गृह मंत्री ने कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर दूसरी ओर देखा जा रहा है तो जो चर्चा है वो गर्म है, क्योंकि जो नाबालिग ने भी अपनी तरफ से कंप्लेंट की वो वापस लेने की भी चर्चा है। जो पहलवान बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे समर्थन में किसान, उन्होंने भी अपनी रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी पूरा मामला दूसरी ओर जाता दिखाई दे रहा है। दीपिका, चलिए इस पे नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अब लग रहा है कि जिस आंदोलन में धार पकड़ी हुई थी वो आंदोलन धीरे धीरे अब अपनी धार को भी खो रहा है। चलिए इस बीच बढ़ते हैं आगे। बालासोर ट्रेन हादसे पर सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कई सवाल उठाए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई जांच पर कहा कि कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, तो लोगों को सच्चाई का पता होना चाहिए। बीजेपी ने सीएम ममता के बयान पर पलटवार किया। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया है। एक्सीडेंट के पीछे टीएमसी का हाथ बताया गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि ममता बनर्जी यहाँ पर आज पहुंचने भी वाली हैं। आज पश्चिम बंगाल में पहुंचेंगी ममता बनर्जी, उसी के साथ साथ तमाम जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगी। तो ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बालासोर ट्रेन हादसे में जो कि 2 जून को हुआ था, उसमें 275 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि 1000 लोग गंभीर रूप से घायल थे। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद बेपटरी हुई जिंदगी को दोबारा पटरी बना दिया गया, लेकिन सत्ता के गलियारे में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अभी तक इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ही निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जब हादसे को लेकर सीबीआई जांच की बात कही गई है तो विपक्षी दलों ने फिर से विरोधी सुर साधना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच को कहा है कि कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। वहीं उनके ऐसा कहने पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम के ऐसा कहने पर उन पर निशाना साधा, कहा पलटवार कहा और कहा है कि ये सब कुछ कराया है खुद टीएमसी। चलिए वो तमाम सवाल भी जान लीजिए जिसमें ममता बनर्जी ने सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं। 12 साल पहले ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, अभी तक उसका नतीजा नहीं आया। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, मैं पीड़ित परिवारों की मदद करना चाहती हूँ। रेलवे सुरक्षा आयोग है, पहले जांच वही करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई का पता चले, सच्चाई को दबने नहीं दिया जाए। तो फिलहाल सीबीआई जांच पर सवाल खड़े करते हुए ममता बनर्जी कई बात कहते नजर आई हैं। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है, जरा जानिए। Injured so many. Let them recover fast. They gave. I also gave Ganeshwari Express to CBI. 12 years over, no result. Shaitya also I gave it to CBI, no result. CBI do the criminal things, but it's the accident things. This is Railway Safety Commission is there. They used to do it fast. We want that people should know the truth. It is not a time to suppress the truth. তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই, ওরা কালকে রাতে থেকে প্যানিক কেন, তো সিবিআই নিয়ে অডিট কেন, তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে, এত প্যানিক কেন? এই কল রেকর্ড ট্যাপিং, কনভারসেশন বিটুইন টু রেসপন্সিবল রেলওয়ে অফিসার্স, এটা যে কত বড় আগামী দিনে স্ক্যাম এক্সপোজ হতে যাচ্ছে তৃণমূল বুঝতে পারবে। ওয়েটিং। इधर अगली खबर का रुख करते हैं, जहां भागलपुर में पुल गिरने पर एक्शन में बिहार सरकार आ गई है। इधर निर्माण विभाग के इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी नोटिस भेज दिया गया है। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की बात पे सवाल पूछे गए हैं। बीजेपी ने भी तमाम गंभीर आरोप लगा दिए, हम पुल बना रहे हैं और बीजेपी पुल को गिरा रही है, ये भी कह दिया। खगड़िया भागलपुर पुल ढहने को लेकर आलोचना झेल रही बिहार की नीतीश सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। निर्माण कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग के एक कार्यकारी अभियंता को निलंबित किया गया।
बिहार राज्य में पुल निर्माण लिमिटेड ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन को नोटिस देकर पूछा है कि बिहार सरकार इस कंपनी को काली सूची में क्यों न डाल दे। मामले में तेज प्रताप बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा, हम पुल बना रहे हैं और बीजेपी पुल गिरा रही है, उसे ढा रही है। तो फिलहाल पुल हादसे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। तेज प्रताप ने बीजेपी पर सीधा निशाना साध दिया। हम बनाते हैं और बीजेपी गिराती है, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। तो तमाम सवाल जब खड़े हुए पक्ष पर विपक्ष सवाल दागे, तब खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो पुल बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी सवाल करके पुलों को गिरा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, इधर सीएम गहलोत आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां खाद्य पदार्थ व्यापार संघ भवन का आज निरीक्षण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर कार्यक्रम में जाएंगे। इंटक के नवनिर्मित प्रधान कार्यालय का उद्घाटन होगा। आज शाम सीएम आवास पर चर्चा की जानी है। तो खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का शिलान्यास किया जाएगा। आज सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है, क्योंकि किस तरीके से राजस्थान में ईडी ने छापामार कार्रवाई की है पेपर लीक मामले को लेकर, इस पर भी ये मीटिंग बेहद, जो कैबिनेट की मीटिंग है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि अशोक गहलोत कह भी चुके हैं कि जहां पर भी विधानसभा चुनाव होते हैं, ईडी सीबीआई सबसे पहले पहुंच जाती है और केंद्र इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इधर अखिलेश यादव से मिलेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। 7 जून को दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद अहम है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग की जाएगी। अखिलेश यादव का समर्थन मांगेंगे सीएम केजरीवाल की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव से और अध्यादेश को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में इस वक्त आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। तो फिलहाल देश भ्रमण कर रही है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रही है। नमित त्यागी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नमित, देखिए, केजरीवाल पूरे देश भ्रमण पर निकले हुए हैं। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा जा रहा है। अब खबर जो आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव से मुलाकात संभव है। जरा जानकारी दीजिए नमित। देखिए, बिल्कुल कल जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होनी है। और निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको रोक दिया था उस अध्यादेश ने, वो अध्यादेश राज्यसभा के अंदर बिल के रूप में ना तब्दील हो सके, ना वो अध्यादेश पास हो सके। इसको लेकर तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से अरविंद केजरीवाल मिल रहे, चाहे उसमें ममता बनर्जी की बात कर ले, सीताराम येचुरी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, और अब नंबर अखिलेश यादव का है। और निश्चित तौर पर कल अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी। तकरीबन जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि दिन में 12 बजे के आसपास ये मुलाकात होनी है। हालांकि पहले ही जानकारी थी कि ये मुलाकात दिल्ली में होगी, लेकिन फाइनली जो अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से जानकारी मिली है, ये मुलाकात लखनऊ में होगी और लखनऊ में ही आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल, वो अखिलेश यादव से मिलेंगे और समर्थन मांगेंगे अध्यादेश पर। देखिए नमित, सबसे मुलाकात तो हो रही है, लेकिन जहां मुलाकात सबसे जरूरी हो जाती है वहां पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आपको याद होगा पंजाब में किस तरीके से सुगबुगाहट मची हुई है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और क्यों कहें कि कांग्रेस के बीच ठनी रहती है, जिससे मुलाकात बेहद जरूरी है। वहां तो कुछ बात बनती नहीं, कांग्रेस से बात बनती नहीं। देखिए, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जैसा हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि राज्यसभा में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस। तो ऐसे में अगर उस बिल को गिराना है, उस अध्यादेश को गिराना है आम आदमी पार्टी को, तो कांग्रेस का समर्थन बेहद जरूरी है। यही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन बेहद जरूरी है, चूंकि पंजाब में तेवर तो सभी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नमित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर यूपी के लखनऊ से ही बड़ी खबर है, जहां रिटायर्ड आईपीएस डीजी दिनेश शर्मा ने आत्महत्या की है, खुद को गोली मार ली है, खुदकुशी कर ली है। ये बड़ी खबर, पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर, अहम खबर, जहां रिटायर्ड आईपीएस डीजी दिनेश शर्मा ने आत्महत्या की, खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। इस बीच खबर ये भी कि पुलिस को मौके से
सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन लखनऊ से बड़ी खबर है, रिटायर्ड आईपीएस हैं डीजी दिनेश शर्मा ने अब आत्महत्या की है, खुद को गोली मार ली है। मौके से सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया। अभिनव हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हैं। अभिनव, क्या कुछ वजह है सुसाइड की? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस विशाल खंड में रहते थे दिनेश शर्मा, जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, डीजी पोस्ट पे से रिटायर्ड हुए थे, रिटायर्ड डीजी थे। लेकिन उन्होंने आज जो है सुबह विशाल खंड में गोमती नगर में रहते थे, उन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली है। एक सुसाइड नोट भी जो है वो बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी सुसाइड नोट को अपने कब्जे में कर लिया है। जांच चल रही है, लेकिन सुसाइड नोट में क्या कुछ है वो पुलिस ने अभी जो है डिस्क्लोज नहीं किया है। परिवार में उनके बच्चे थे, बहुत ही सभी लोग थे, लेकिन उसके क्या कारण रहा है कि उन्होंने सुबह जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। यानी एक संपन्न परिवार होने के बावजूद भी इस तरह की वारदात सामने आती है। क्या परिवारजनों से आपकी मुलाकात हुई है, उनका कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, परिवार अभी सदमे में है, परिवार पूरी तरह से सदमे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सदमे के साथ साथ जो है परिवार ये भी बोल रहा है कि कारण जो है, क्योंकि सुबह अच्छे भले वो सोकर उठे, उसके बाद उन्होंने जो है नाश्ता भी किया, उसके बाद जो है फिर वो अपने कमरे में गए और उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। तो आखिर क्या किस तनाव में थे? स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए तो जो परिवार है वो बीपी और शुगर ही के बता रहा है कि यही उनको प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन किस डिप्रेशन में थे और कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिसकी डिप्रेशन में थे और कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से घरेलू जो कला है वो भी अभी, हालांकि ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया है। जो सुसाइड नोट है वो कुछ सब कुछ जो है वो बयान करेगा, लेकिन पुलिस ने अभी जो है जांच अपने उसके है मौके पर सभी लोग वरिष्ठ अधिकारी, चूंकि पुलिस का मामला है और रिटायर्ड आईपीएस रहे हैं, तो ऐसी सूरत में पुलिस ने भी जो है इसकी जांच तेज कर ली है, सुसाइड नोट को अपने कब्जे में कर लिया है। जांच में जो है थोड़ी देर बाद खुलासा हो जाएगा कि आखिर दिनेश शर्मा ने सुसाइड क्यों किया। जी चलिए अभिनव, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा कि सुसाइड नोट में आखिरकार क्या है, क्या कुछ वजह रही थी, जो कि एक लेविश सोसाइटी में रहने वाले, एक अच्छी जिंदगी जीने वाले जो आईपीएस है, उन्होंने सुसाइड किया। इस बीच भारत दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। दोनों के बीच रक्षा साझेदारी की मजबूती पर चर्चा हुई है। मोदी ने अमेरिका दौरे में बड़ा रक्षा सौदा संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। 350 तेजस के लग सकते हैं अमेरिकी इंजन 2022 और 22 और 23 जून को कह रहे हैं कि इस पे समझौता संभव है। तो फिलहाल लॉयड ऑस्टिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। लॉयड ऑस्टिन का ये भारत दौरा बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। भारत आने से पहले ऑस्टिन ने सिंगापुर में शांग्री लॉ डायलॉग में हिस्सा लिया। रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रूपरेखा तय करेंगे दोनों देश। चलिए ग्राफिक के जरिए समझिए किस तरीके से दौरा बेहद अहम है। लॉयड ऑस्टिन का भारत का दौरा अहम इसलिए भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। भारत आने से पहले ऑस्टिन ने सिंगापुर में शांग्री लॉ डायलॉग में हिस्सा लिया। रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रूपरेखा तय करेंगे दोनों देश। तो फिलहाल आपको बता दें कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को इससे एक अच्छी और बड़ी उड़ान मिलेगी, इसकी संभावना है। चलिए इसी के साथ साथ न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।